हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे? तो हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तक देख लिया था। ठीक है जी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, उसके बारे में पढ़ने से पहले हम चलिए कुछ बातें जानते हैं। और आपने जरूर चलिए कुछ चीजें देखी होंगी। रेजिन्स के बारे में आपने रेजिन्स को देखा होगा आपने, यानी कि रेजिन्स क्या होते हैं? किशमिश बोलते हैं जिनको हिंदी में। ठीक है, किशमिश आपने देखा होगा। ठीक है जी, अच्छा, इनको अगर हम पानी में रख दें और पूरी रात के लिए, यानी कि ओवरनाइट, ठीक है जी, पूरी रात के लिए अगर हम किशमिश को पानी में रखते हैं, ठीक है जी, तो हमने देखा है कि वो क्या हो जाती हैं, तो वो स्वेल हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, सूज जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। ठीक है जी, और ऐसा हमें क्या लगता है कि पानी भर गया इसके अंदर। ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है और वो मोटी हो जाती हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि अगर कोई वेजिटेबल डल हो जाए, डल, यानी कि क्या हो जाए, वेजिटेबल एकदम ऐसी हो जाए जैसे कि ऐसे लटक जाए बिल्कुल। ठीक है, हमने देखा होगा कई जैसे वेजिटेबल्स को अगर बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, तो यानी उसका पानी उड़ गया, हम ये कहते हैं, यानी कि उसका जो पानी था या वाटर कंटेंट था वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो डल सी लग रही है। ठीक है जी, इस डल वेजिटेबल को अगर हम वाटर में रख दें, वाटर में, तो क्या होता है, ये वापस से फ्रेश लगने लगती है। ठीक है जी, वापस से फ्रेश लगने लगती है। और आपने देखा होगा कि जो वेजिटेबल के सेलर्स होते हैं, सब्जी बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो बार बार पानी छिड़कते रहते हैं अपनी वेजिटेबल्स पे। वो इसीलिए छिड़कते रहते हैं, क्यों? ताकि वो फ्रेश दिखें, ताकि वो क्या करें, पानी को अब्जॉर्व करें और फ्रेश दिखें। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हमने देखी हैं, हमने ऑब्जर्व की हैं। ठीक है जी, और भी बहुत सारे जैसे छोले होते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है जी, उनको अगर पूरी रात भिगो के रखते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। अच्छा, तो हमें आज जो समझना है वो ये समझना है कि ये क्यों होता है। ठीक है जी, कि ये सब जो होता है ये क्यों होता है, कि ये पानी जो है ये किसी के अंदर क्यों भर जाता है, किसी भी चीज के अंदर। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि ये जितने भी चीजें हैं जिनमें पानी भरा होता है, इनकी जो कवरिंग होती है या जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन की तरह होती है। मेम्ब्रेन, सवाल है मेम्ब्रेन क्या होता है? तो जी मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होता है जैसे कि आपने सुना होगा, आपने घर में देखा होगा छलनी। ठीक है जी, छलनी एक तरह से मेम्ब्रेन ही होती है। मेम्ब्रेन असल में क्या होता है, जो एक चीज जो कुछ छानने के काम आए, मतलब एक चीज को पास होने दे और दूसरे को रोक ले, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का बेसिक मतलब क्या है, छलनी, हम ये कह सकते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, तो छलनी हम कह सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब एक बात समझिए, इनकी जो कवरिंग या आउटर मोस्ट लेयर होती है इन चीजों की, जैसे किशमिश, जैसे छोले, जैसे वेजिटेबल्स, कुछ भी, ठीक है, इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एक मेम्ब्रेन से बनी होती है। और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जो विच अलाउज ओनली वाटर टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ वाटर को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए। ठीक है जी, सिर्फ वाटर को अलाउ करती है, इससे बड़े पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती। ठीक है जी, इसका जो साइज होता है, साइज वो होता है सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब क्या है कि इतना भी छोटा नहीं होता कि एटम के जितना ही हो, यानी कि बिल्कुल माइक्रोस्कोप से ही देख पाए, पर इतना भी बड़ा नहीं होता कि हम अपने डायरेक्टली आईज से हम देख सकें, नेकेड आईज से भी हम इसको नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब इनमें पोर्स तो होते हैं पर वो काफी छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं पर बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं, इतने कि हम अपने नेकेड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है जी, तो सब माइक्रोस्कोपिक साइज के क्या होते हैं, साइज ऑफ पोर्स कह रहे हैं हम। पोर्स, पोर्स क्या होते हैं, जो छेद होते हैं उसके बीच में। ठीक है जी, पोर्स, तो वो होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक साइज के। अच्छा जी,
अब हमें जो जानना है वो ये है कि क्या होता है कि ये फूल जाती हैं। तो क्या होता है देखिए, अब इस चीज को हम समझते हैं। मान लीजिए ये था अपने पास वाटर, ठीक है जी, और बीच में मैंने कोई किशमिश रखी हुई थी, ठीक है जी। अब क्या होता है, किशमिश होती है बिल्कुल सूखी, उसके अंदर कोई पानी नहीं होता और बाहर होता है बहुत सारा पानी, ठीक है जी। तो पानी क्या करता है कि बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर जाता है, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर जाता है, ठीक है जी, और बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर जाता है पानी, ठीक है जी। और इस फ्लो के होने के बाद किशमिश क्या हो जाती है, तो किशमिश कुछ मोटी हो जाती है पहले से, ठीक है जी। और ये क्या हुआ, तो इस चीज को अगर मैं बताना चाहूं तो ये है कि मैं कह रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ या पासिंग ऑफ क्या, सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए मैंने टर्म क्या यूज की, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, सिर्फ वाटर को अलाउ करती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, तो समझिए ये क्या हुआ कि सॉल्वेंट का फ्लो हुआ, तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये यही हुआ, देखिए ये मेम्ब्रेन थी जिसके सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स थे, ठीक है, जिसको सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती थी, और उसका नाम क्या हमने रखा, तो हमने उसका नाम रखा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम दिया उसको, और उस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हुआ, तो सॉल्वेंट का फ्लो हुआ। कहां से, तो जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा था वहां से, जहां पे सॉल्वेंट बिल्कुल नहीं था वहां पे, या मैं कहूं जहां पे सॉल्वेंट बहुत कम था वहां पे, ठीक है जी। फ्रॉम, जहां सॉल्वेंट ज्यादा था, फ्रॉम हायर, मैं कहूं ये कह सकता हूं फ्रॉम हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जहां ज्यादा अमाउंट था सॉल्वेंट का वहां से कम अमाउंट सॉल्वेंट की तरफ फ्लो हुआ, ठीक है जी। तो इसको हमने, ये जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को हमने नाम दिया तो ओस्मोसिस, ठीक है जी, ओस्मोसिस। सवाल है ओस्मोसिस की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो क्या देंगे, तो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, फ्रॉम द हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब फ्रॉम द हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट साइड से, मतलब जिस साइड में ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वहां से, और कहां, जिसमें जहां कम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है वहां पे किसका, सॉल्वेंट का फ्लो थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ठीक है जी। तो हम ओस्मोसिस थोड़ा समझ पाए, इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो अब हम देखेंगे कि ये जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है ये कहां होता है, कैसे होता है और कब होता है, ठीक है जी। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास एक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ कुछ है, ठीक है जी, और इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा है, सॉल्यूशन, ठीक है जी, और एक हमने बाहर कुछ ले रखा है, ठीक है जी, और ये क्या है, तो ये है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है जी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है जी। तो बाहर हमने भर दिया प्योर सॉल्वेंट, तो यहां भी कुछ सॉल्वेंट है, यहां भी कुछ सॉल्वेंट है। अब हमें दिख रहा है कि बाहर की तरफ क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट इज मोर इन अमाउंट आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है जी। तो ये कोई बैग था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ, ठीक है जी, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा था और बाहर क्या हमने लगा दिया, तो बाहर हमने प्योर सॉल्वेंट को डाल दिया था, ठीक है जी।
तो फ्लो कहां होगा, देखिए ध्यान दीजिए, तो फ्लो होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है। ठीक है जी, ऐसा ही होता है, सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है। अच्छा, एक और बात समझिए, मान लीजिए ये सेम केस है। ठीक है जी, ठीक है जी, अंदर वही सॉल्यूशन है सेम। ठीक है, और इस बार हमने बाहर भी सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है जी, यही वाला सॉल्यूशन भर दिया, बस हमने अंतर क्या रखा कि अंदर जो सॉल्यूशन भरा उसकी मोलैरिटी थी 1 मोलर। ठीक है जी, और बाहर जो सॉल्यूशन भरा उसकी मोलैरिटी थी 5 मोलर। ठीक है जी, यानी 5 मोल पर लीटर, और इधर थी 1 मोल पर लीटर। अब समझिए क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं कि वैसे तो हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर क्या है, बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो बाहर से अंदर जाना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है कि भाई बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है। पर जब भी हम केमिस्ट्री को डील करते हैं तो हम हमेशा क्या बात करते हैं, तो हम अमाउंट का मतलब क्या, कंसंट्रेशन लेके चलते हैं। अब देखिए अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, तो यानी कि 1 मोल सोल्यूट है, 1 मोल सोल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है जी, 1 मोल सोल्यूट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है जी, और यहां उसी 1 मोल यहां क्या है, तो 5 मोल सोल्यूट है, 5 मोल सोल्यूट है किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है जी, यानी कि बाहर क्या है, बाहर की मोलैरिटी है 5 और अंदर की मोलैरिटी है 1, तो अंदर तो क्या है, अंदर है 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, और बाहर क्या है 5 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है जी, यही मतलब है। अब कहने का मतलब क्या है, देखना जो ये 5 मोल या 1 मोल है क्या है, सॉल्यूट है, और हमें किसका अमाउंट देखना है, सॉल्वेंट का। तो देखिए जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। तो यहां क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो लेस है, लेस कम। ठीक है जी, और यहां क्या है, अंदर की बात करूं अगर मैं, तो अंदर क्या है, तो सॉल्यूट कम है, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो यानी कि 1 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर में, तो सॉल्यूट कम है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सही है जी, तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इज इन मोर अमाउंट। ठीक है जी, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, सॉल्वेंट इधर ज्यादा, कहने का मतलब सॉल्वेंट कहां ज्यादा है, तो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। भले ही हमें दिख कुछ भी रहा है, पर हमें क्या, हमें किसको लेके चलना है, तो कंसंट्रेशन को लेके चलना है हमें अमाउंट का मतलब हमेशा क्या मानना है, कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो इसका मतलब इस बार सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, तो अंदर से बाहर मूव करेगा। रीजन क्या, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब बाहर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कम है। क्या ये बात समझ पाए आप, बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब बाहर सोल्यूट ज्यादा, मतलब बाहर सॉल्वेंट कम और सॉल्वेंट कम, तो इसका मतलब अंदर क्या, सोल्यूट कम, कंसंट्रेशन कम, सोल्यूट कम, तो सॉल्वेंट ज्यादा, और अंदर सॉल्वेंट ज्यादा, बाहर सॉल्वेंट कम, तो सॉल्वेंट जाता है ज्यादा से कम की तरफ, तो इसका मतलब कहां से, अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसकी कुछ और वो देखते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, सॉल्वेंट विल मूव, ठीक है जी, फ्रॉम हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जहां पे ज्यादा अमाउंट होगा सॉल्वेंट का वहां से लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी जहां कम अमाउंट होगा सॉल्वेंट का उस तरफ मूव करेगा। या मैं क्या कह सकता हूं कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, तो सॉल्यूट कम, ठीक है जी, और सॉल्वेंट ज्यादा। ठीक है जी, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, हायर कंसंट्रेशन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, तो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है जी, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमें यह पता लग गया कि सॉल्वेंट कहां मूव कैसे, अच्छा पहले तो किस में मूव करता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, हमने देख लिया, और कहां से कहां मूव करता है ये भी हमने देख लिया कि जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ, यानी कि जहां कंसंट्रेशन कम होगी वहां से कंसंट्रेशन ज्यादा की तरफ, या मैं कहूं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है जी, यही तीनों बात मैंने लिख रखी है, ध्यान दीजिए, यही तीनों बातें मैंने लिख रखी हैं, एक एक, ठीक है जी, 2 और 3। ठीक है जी, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो यहां तक हमने देख लिया, तो चलिए मिटाते हैं और कुछ आगे देखते हैं। तो इसका मतलब जब भी हमें यह देखना हो कि सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा तो हम क्या देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है, हम हमेशा कंसंट्रेशन देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे किधर ज्यादा पानी दिख रहा है किधर कम पानी दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, या किधर ज्यादा सॉल्वेंट दिख रहा है, दिखने पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम किस पे जाएंगे, कंसंट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा अब चलिए 1-2 बातें हम और करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है अपनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये किस चीज से हमें ऑब्टेन होती है। तो ये 2 तरह से हमें ऑब्टेन हो सकती है, नेचुरल भी होती है और मैनमेड भी होती है। ठीक है जी, नेचुरल जो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें बेस्ट होती है पिग्स गॉल ब्लैडर, पिग्स गॉल ब्लैडर। ठीक है जी, अच्छा और मैनमेड क्या होती है, तो मैनमेड अपने पास होती है सेलोफेन, सेलोफेन। ठीक है जी, ये अपने पास कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है जी, तो ये अपने पास डिफरेंस किसका, नेचुरल और मैनमेड का। ठीक है जी, अच्छा अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हमें चलना है, तो ये लीजिए, तो थोड़ा ज्यादा बना बन गया यार, ये लीजिए। ठीक है जी, और एक दूसरा बीकर है अपने पास। ठीक है जी, और इन दोनों को मैंने क्या किया, तो एक पाइप से जोड़ दिया, और ये लो जी मैंने पाइप से जोड़ दिया। ठीक है जी, और यहां मैंने क्या लगा दी, तो ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, एसपीएम का मतलब है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अच्छा इन दोनों को मैंने बंद कर रखा है ऊपर से। ठीक है जी, इन दोनों को मैंने बंद कर रखा है। इधर तो है कोई सॉल्यूशन, इधर है मान लीजिए कोई सॉल्यूशन, इधर है सॉल्यूशन। ठीक है जी, यहां भी वही होगा, और इधर जो है वो है प्योर सॉल्वेंट। अच्छा प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, तो प्योर सॉल्वेंट। अब एक बात देखिए, अब हमें एक बात पता है कि हमें क्या पता है कि हमेशा कहां से कहां मूव करता है सॉल्वेंट, हमेशा कहां से कहां, एक तो खाली सॉल्वेंट मूव करता है ये बात हमें पता है, दूसरा सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करता है, तो जहां सॉल्वेंट ज्यादा हो वहां से सॉल्वेंट कम की तरफ। और हमें कैसे पता लगता है कि इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो हम कंसंट्रेशन देखते हैं, जिधर कंसंट्रेशन कम उधर सॉल्वेंट ज्यादा, यही चीज हम देखते हैं। ठीक है जी, अच्छा यहां सॉल्यूशन है तो कुछ सॉल्यूट होगा और कुछ सॉल्वेंट भी होगा, और कुछ सॉल्यूट अगर प्रेजेंट होगा तो कुछ ना कुछ उसकी कंसंट्रेशन भी होगी। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मोलैरिटी हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन के,
कंसंट्रेशन के नाम पे हम यहाँ मोलैरिटी दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट होगा तभी तो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है जी। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूट तो हो गई, अच्छा तो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन भी होगी। और यहाँ प्योर सॉल्वेंट है तो क्या यहाँ सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट ही नहीं होगा, और सॉल्यूट ही नहीं होगा तो इसका मतलब कंसंट्रेशन, क्या ही कंसंट्रेशन होगी, यानी कि यहाँ कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी। तो यहां कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन किधर कम है, तो इधर कम है, इधर कम है, इधर लो है कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और इधर क्या है, तो इधर कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है जी। तो यहां मैं लिख लेता हूं हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो इसका मतलब सॉल्वेंट फ्लो किधर से किधर करेगा, तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा यहां से यहां की तरफ, ठीक है जी। अब एक बात जानिए कि सॉल्वेंट फ्लो करता क्यों है, ठीक है जी। सॉल्वेंट क्यों फ्लो करता है, तो सॉल्वेंट फ्लो इसलिए करता है क्योंकि देखिए जिधर भी सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर सॉल्वेंट जो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है जी। वो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर क्या है, इधर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है तो कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स अड़ जाएंगे, ठीक है। या कहने का मतलब ये है कि सॉल्वेंट उतना नहीं होगा तो इधर जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा उतना नहीं होगा, तो सॉल्वेंट का प्रेशर इधर ज्यादा है इधर से कम है, तो सॉल्वेंट किधर से किधर, इधर से इधर मूव करता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है, इधर ये लिख दूं कि प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहां क्या है, हाई है क्योंकि भाई अमाउंट ज्यादा है, और यहां जो है वहां यहां क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो वो लो है क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम है, ठीक है जी। कंपेरेबली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम है इधर, ठीक है जी। अच्छा अब एक बात समझिए, ये जो सॉल्वेंट का इधर से इधर मूवमेंट है और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो हम इसको क्या कहेंगे, तो ये ओस्मोसिस चल रहा है जी, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस चल रहा है, ठीक है जी, ओस्मोसिस चल रहा है। अब एक बात सोचिए भाई, क्यों ये सॉल्वेंट इधर से इधर मूव कर रहा है, तो प्रेशर की वजह से। अगर एक बात बताइए, अगर मैं यहां से प्रेशर कुछ एक्स्ट्रा लगा दूं अपनी तरफ से, देखिए पहले तो पीएटीएम तो पहले से ही लगा हुआ था, पीएटीएम तो यहां भी लगा हुआ था, यहां भी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस पे भी लगा हुआ था, इस पे भी लगा हुआ था, ठीक है जी। यहां से कुछ प्रेशर मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगा दूं, यहां से मैं एक्स्ट्रा लगा दूं तो क्या होगा, वो इस जो फ्लो इधर हो रहा है उसका अपोज करेगा, उसका अपोज करेगा। ये जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, मान लीजिए इस प्रेशर को मैं दिखा रहा हूं, ये जो प्रेशर होगा जो इधर मैं लगाऊंगा प्रेशर कुछ भी, ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कहने का मतलब इस ये जो पहले से फ्लो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, जो ऑस्मोसिस हो रहा है, इसका अपोज करेगा वो, और अपोज करेगा तो क्या होगा, कब अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आएगी जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर हो जाएंगे, जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर बराबर हो जाएंगे, और जैसे ये प्रेशर बराबर होगा तो क्या फ्लो होगा, तो नहीं, तो फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। जब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर, तो क्या हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। फ्लो रुकने का कारण क्या था, मेरा ऊपर से लगाया हुआ प्रेशर, ठीक है जी। और इसी ऊपर से लगाए हुए प्रेशर को हम नाम देते हैं पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर कोई मेरे से डेफिनेशन पूछ ले तो डेफिनेशन क्या दूंगा, तो द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि भाई इधर सॉल्वेंट ज्यादा था इधर सॉल्वेंट कम था, तो सॉल्वेंट इधर से ज्यादा प्रेशर लगा रहा था, इधर से कम प्रेशर लग रहा था, तो सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो करे जा रहा था। अब मैंने ऊपर से कुछ प्रेशर लगा दिया, प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, इस फ्लो का उस प्रेशर ने अपोज किया। अब मैं उस प्रेशर को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो एक टाइम पे क्या हुआ कि इस फ्लो को बिल्कुल रोक दिया, ये फ्लो बिल्कुल रुक गया, क्योंकि इधर का क्या हुआ, सॉरी, कि मैं इधर के प्रेशर को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, तो क्या हुआ कि इधर का प्रेशर इधर के प्रेशर के बराबर हो गया, और ये जो फ्लो था वो रुक गया, ऑस्मोसिस रुक गया, और उसी प्रेशर को मैंने क्या नाम दिया, तो पाई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर है, वो प्रेशर जो इधर की साइड में लगाया जाए, या मैं कहूं कि सॉल्यूशन की साइड में लगाया जाए, या मैं ये कहूं कि जिधर सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है जिसकी तरफ, उसकी तरफ में लगाया जाए,
और वो क्या कर दे, तो ओस्मोसिस को स्टॉप कर दे। अगर ओस्मोसिस को स्टॉप कर दे तो हम क्या कह देंगे कि ये ओस्मोटिक प्रेशर है। तो हम क्या कहेंगे, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, यहां तक ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगता है। ठीक है जी, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, और अब हमने देख लिया कि ये पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो कंसंट्रेशन के। यानी कि जिधर कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन की साइड जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उधर से फ्लो भी उतना ही तेज हो रहा होगा। ठीक है जी, कहने का मतलब देखिए फिर से वही कंडीशन है। ठीक है जी, यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। मान लीजिए यहां अगर कंसंट्रेशन हो हाई, कंसंट्रेशन हाई हो तो क्या होगा, यहां पे और सॉल्वेंट है, यहां पे और सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है जी, यहां कंसंट्रेशन हाई होगी तो क्या होगा, सॉल्वेंट और भी कम होगा। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा सॉल्वेंट उतना ही कम होता जाएगा, सोल्यूट बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट कम होता जाएगा, तभी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है जी, सॉल्वेंट उतना ही कम होता जाएगा तो इधर का प्रेशर और इधर के प्रेशर में डिफरेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इधर का प्रेशर तो भाई उतना ही रहेगा और यहाँ का क्या कम होता जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट कम होता जा रहा है। तो भाई इधर से इधर जो फ्लो है वो भी तेज होता जाएगा, और तेज का अपोज करने के लिए हमें प्रेशर भी फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी सॉल्वेंट कम होता जाएगा, और सॉल्वेंट कम होता जाएगा तो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज, देखिए दोबारा समझिए इसको कि क्या था, इधर सॉल्यूशन था, इधर सॉल्वेंट था। ठीक है जी, और इधर की मान लो मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं तो क्या होगा कि सॉल्वेंट कम होता जाएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाएगा। बेसिकली इसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जा रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट कम हो रहा है, सोल्यूट बढ़ रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है, या मैं कहूं सॉल्वेंट का प्रेशर कम हो रहा है इधर की तरफ, और इधर तो प्रेशर उतना ही है। और यहां अगर कम होगा तो फ्लो और तेजी से होगा, जितना प्रेशर यहां कम होता जाएगा उतना यहां से फ्लो और तेजी से होता जाएगा। और तेजी से होता जाएगा तो अगर मान लो काफी तेजी से फ्लो हो रहा है और हमें उसको रोकना है तो क्या प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, या आप सीधा ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि अमाउंट पे डिपेंड करेगी, और अमाउंट पे डिपेंड करेगी तो क्या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए तो लिख सकता हूं ना, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है जी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अच्छा, तो हमने कहां तक देख लिया था, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर तक देख लिया ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये बात हमने देख ली थी। ठीक है जी, तो एक बार चलिए हम करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी, और इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं हम जरा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अच्छा जी, सवाल है कि कंसंट्रेशन में कौन सी टर्म यूज करूं, तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी तीन है मेरे पास। अच्छा, इससे पहले हमने देखा था कि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मोलैलिटी को यूज किया था। रीजन क्या था कि भाई मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है वो दोनों वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इन दोनों में टेम्परेचर चेंज होता है तो वॉल्यूम चेंज होगी, और वॉल्यूम चेंज होगी तो फिर नॉर्मेलिटी मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो इसलिए हम उन दोनों को नहीं ले सकते थे, तो हमें मोलैलिटी लेना पड़ा जो वॉल्यूम के हिसाब से चेंज ना होता है, या मैं कहूं कि टेम्परेचर के हिसाब से चेंज ना होता हो। अब यहां तो टेम्परेचर वाला हमें कोई दिक्कत नहीं है टेम्परेचर की। ठीक है जी, तो हम टेम्परेचर के लिए हमें कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर से चेंज होने वाली ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, कहने का मतलब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हैं उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी लिख लूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो जब मैं इसको कांस्टेंट को हटाता हूं तो ये कांस्टेंट जो लगता है वो लगता है सी तो रहेगा। ठीक है, सी तो कंसंट्रेशन के लिए, मोलैरिटी,
आर टी। आर टी हम लगाते हैं एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहां पे आर क्या है, आर तो आर है यूनिवर्सल लिक्विड कांस्टेंट, ठीक है जी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्सल लिक्विड कांस्टेंट है, ठीक है जी। और ये लिक्विड के लिए होता है, ठीक है। और आर, हाँ बस एक बात हमें याद रखनी है कि इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है जी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के जैसी ही इसकी वैल्यू है, सेम वैल्यूज रहेंगी, सेम यूनिट्स रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट इसको बोलेंगे क्या, तो आर को बोलेंगे यहां पे यूनिवर्सल लिक्विड कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट नहीं। कई बुक्स में आपको ये पाई इज इक्वल टू सी एल टी भी लिखा दिखेगा, आर की जगह एल वर्ड को यूज करेंगे यहाँ, वहां पे एल का क्या मतलब है, तो वही लिक्विड कांस्टेंट, ठीक है जी। तो अगर आपको कहीं एल दिखे तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं पाई इज इक्वल टू एम आर टी, वेर एम इज मोलैरिटी, ठीक है जी। और m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो इसको मैं लिख दूं n बाय v इंटू आर टी। और ये क्या हो गया, तो पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। ये भी क्या बन गया, तो ये भी एक तरह से क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। एक अपने पास ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन अपने पास ये वाला है, ठीक है जी, जहां पे c क्या है, तो मोलैरिटी है। अच्छा जी, तो यहां तक हमने देख लिया, तो यहां तक इसको देख लीजिए आराम से। हमने जो है एक्सप्रेशन हमने देख लिया, ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन हमने देख लिया। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो अब हम चलिए एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ठीक है जी। दोनों टी टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, टेम्परेचर टी है, ठीक है जी। अच्छा, ए की जो मोलैरिटी है वो है m और b की भी है m, यानी कि दोनों की मोलैरिटी क्या है, इक्वल है, मैं कहूं कि कंसंट्रेशन इक्वल है। तो अगर दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन इक्वल है, उनका हम दोनों का क्या निकालें, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें, तो मान लीजिए पाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो m इंटू आर इंटू टी आ जाएगा, ठीक है जी। और पाई बी भी क्या आ जाएगा, पाई बी भी क्या आ जाएगा, तो m आर टी ही आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि एट any temperature osmotic pressure of two solutions having equal concentration is equal, ठीक है जी। तो किसी भी एक टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है जी। और इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कहते हैं, दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है, तो अगर कंसंट्रेशन बराबर है, टेम्परेचर दोनों सेम पे रखे हुए हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है जी। तो सिमिलरली अगर हम एक और बात करें, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो सॉल्यूशन ए और बी हैं, जिसमें ए की कंसंट्रेशन m1 और b की m2 है, वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है जी, और टेम्परेचर मान लीजिए कुछ भी t है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाई1 विल बी ग्रेटर देन पाई2, समझिए, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, t सेम है, r सेम रहेगा, तो इसका जो पाई1 आएगा वो क्या आ जाएगा, m1 rt, और इसका पाई2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो m2 rt, ठीक है जी। और m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 rt विल बी ग्रेटर देन m2 rt, ठीक है जी। तो इसका मतलब पाई1 विल बी ग्रेटर देन पाई2, और इसका मतलब क्या है कि m1 या मैं कहूं a का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है जी। और m2 का क्या होगा, तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा,
लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। अच्छा, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है किसी दूसरे से, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कि भाई ये हाइपरटोनिक है। और जिसका कम होता है उसको क्या कहते हैं दूसरे से? अगर किसी का दूसरे से कम हो तो उसको कहते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है जी। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है? ये क्या है? ये कंपेरेटिव टर्म्स है। कहने का मतलब कोई किसी के कंपैरिजन में ही हाइपरटोनिक होगा, यानी कि किसी के कंपैरिजन में तो ज्यादा होगा, ठीक है जी। किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें कंपेयर करना है तो कोई दूसरा लगाना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। और जिसका हाई होगा उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये हाइपरटोनिक है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मान लीजिए मैं लेता हूं ब्लड सेल, ठीक है जी। ब्लड सेल, अपने ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो इक्वल होता है किसके? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% m/v aqueous solution ऑफ NaCl, यानी कि NaCl के पानी के साथ उस सॉल्यूशन के बराबर होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो? तो 0.9% मास बाय वॉल्यूम हो जिसकी कंसंट्रेशन, ठीक है जी। उसके इक्वल होता है ब्लड सेल का पाई, या मैं कहूं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा जी, एक बात बताइए, तो पाई ब्लड सेल इज इक्वल टू पाई ऑफ 0.9% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये इक्वल होंगे दोनों, और ये दोनों क्या होंगे? तो इसका मतलब ब्लड सेल इज आइसोटोनिक विद 0.9% m/v एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है जी। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि जो अपना ब्लड सेल है वो आइसोटोनिक है किसके साथ? तो 0.9% NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये सॉल्यूशन 0.9% NaCl का सॉल्यूशन अगर मान लीजिए ब्लड में मिक्स कर दिया जाए, तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन कुछ बनेगी, ध्यान दीजिए। ये पूरा ब्लड सेल है और ये चारों तरफ क्या है? तो ये 0.9% NaCl है, ठीक है जी। 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है उतना ही बाहर का है। कहने का मतलब क्या है कि अंदर की कंसंट्रेशन जितनी उतनी ही बाहर की है। तो क्या सॉल्वेंट मूव करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा? तो जवाब है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ठीक है जी। अच्छा, जिधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं उल्टा कर दूं, यानी कि इस बार यहां सेल है, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन क्या है? तो ग्रेटर देन 0.9% NaCl, यानी कि 0.9% NaCl से ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब सेल से भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। तो मान लीजिए अगर सेल का π1 ऑस्मोटिक प्रेशर है और सॉल्यूशन का है π2, तो इसका मतलब क्या होगा? तो π2 विल बी ग्रेटर देन π1, यानी कि बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किससे? अंदर से। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि बाहर की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है अंदर से, ठीक है जी। और बाहर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है और अंदर की कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट इधर ज्यादा होगा जहां की कंसंट्रेशन कम है, अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, और अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? फिर सॉल्वेंट बाहर की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि सेल किससे बना है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा? बाहर की तरफ फ्लो करेगा, और बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो क्या होगा? सेल जो है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक, ठीक है जी। तो अगर कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज्यादा मैं डाल दूं और उसके कांटेक्ट में कहीं ब्लड सेल आ गए, तो ब्लड सेल क्या हो जाएंगे? तो श्रिंक होने लग जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लीजिए एक कंडीशन में ये ले लूं कि ये फिर से ब्लड सेल है, ठीक है जी, और इस बार भी अंदर का जो π1 है
ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर का है π2, ठीक है जी, और इसकी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कुछ है कम है 0.9% NaCl से, ठीक है जी, 0.9% NaCl से क्या है, कम है। अगर 0.9% NaCl से कम है तो बाहर का, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं कह दूंगा कि अगर बाहर की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब π1 विल बी ग्रेटर देन π2, यानी कि बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है जी। अच्छा, और बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा डाइल्यूट है, बाहर की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब बाहर वाला सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है, और डाइल्यूट है तो इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, और सॉल्वेंट ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, और जैसे ही सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा तो सेल क्या होंगे, तो स्वेल होने लगेंगे, स्वेल, और एक टाइम आने पे क्या हो जाएंगे, तो रप्चर हो जाएंगे, रप्चर, ठीक है जी, फट जाएंगे, या मैं क्या कहूंगा तो बर्स्ट हो जाएंगे, बर्स्ट, ठीक है जी। अच्छा, यहां जो सॉल्यूशन था उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर था या उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो सेल से कम थी, तो यानी ये सेल के कंपैरिजन में कैसा था, तो हाइपोटोनिक था, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी कि क्या, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, यानी सेल से कम है ना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी, ओ सॉरी इसका ज्यादा है। यहां वाला जो सॉल्यूशन था उसका क्या था, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था सेल से, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा था, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, ठीक है जी, हाइपरटोनिक। और यहां का जो सॉल्यूशन था इसकी कंसंट्रेशन कम थी सेल से, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम था, तो ये था हाइपोटोनिक, ठीक है जी। तो हम आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक को समझ सके, ध्यान दीजिए, आइसोटोनिक जिनका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, हाइपरटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो दूसरे से वो हाइपरटोनिक, और जिसका दूसरे से कम हो वो हाइपोटोनिक, ठीक है जी। तो यहां तक हम समझ पाए हैं, तो यहां तक हमने देख लिया, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे, और वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में हम देखेंगे डिटेल से, ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद।